वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2021 और 4 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसे देख लेते हैं। तो पिछली वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में चक्रवाती तूफान गुलाब से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए बिहार से कितनी एनडीआरएफ की टीमें पश्चिम बंगाल रवाना हुई है। इस प्रश्न के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दिया था और आपको बताया था कि बिहार से 6 एनडीआरएफ की टीमें रवाना हुई है पश्चिम बंगाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो मैंने चर्चा किया चक्रवाती तूफान गुलाब का, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये इस वर्ष का तीसरा चक्रवाती तूफान है। इससे पहले यास और ताउते दोनों दस्तक दे चुका है। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। तो सभी लोगों ने यहाँ पर सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग इसे लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। और यहाँ पर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमसे, तो जनवरी से लेकर के अब तक जो भी वीडियो करंट अफेयर्स के चैनल पे अपलोड हुए हैं सारे को आप लोग जाकर देखिए। ये आपके बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेली बेसिस पे रोजाना वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पे, तो सभी का आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अब तक सारे मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं। ये भी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से ये रिपोर्ट जारी किया गया था। यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए कि बिहार के अस्पताल में प्रति 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बेड उपलब्ध हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 बेड उपलब्ध है औसतन 1 लाख की आबादी पर। अब यहाँ पर इस प्रश्न बारे में विस्तार से आपको बता दूं कि हाल ही में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर अस्पतालों में इलाज के लिए औसतन 24 बेड उपलब्ध है। यहाँ पे हम संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। संपूर्ण भारत में 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बेड उपलब्ध है। ये आपको ध्यान रखना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी को मिलाकर ये आंकड़े हैं। अब यहाँ पर इसमें आगे लिखा गया, इसमें पुडुचेरी सबसे आगे है जहाँ 222 बेड की व्यवस्था है, यानी कि 1 लाख की आबादी पर 222 बेड है और इस सूची में पुडुचेरी सबसे आगे है। और इस मामले में सबसे पीछे है बिहार, जहां पर औसतन 6 बेड उपलब्ध है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि दोनों मिला के 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में बिहार इस सूची मामले में सबसे निचले पायदान पर है। और आपको ध्यान रखना, अभी हाल में यह बहुत ही ज़्यादा आलोचना हो रही सरकार की। और आपको यह भी ध्यान रखना कि वर्तमान में बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है ये है मंगल पांडे। तो यहाँ से ये सारी संबंधित चीज़ें याद रखिए। और नीति आयोग के द्वारा ही एक एसडीजी इंडेक्स भी जारी किया गया था जिसमें बिहार की जो स्थिति थी वो भी बहुत ज़्यादा दयनीय थी और मैंने इसके बारे में भी आपको पहले बताया था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की गाइडलाइन के अनुसार जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 22 बेड उपलब्ध होने चाहिए। किंतु इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि जो अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बेड 22 से कम है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि WHO के अनुसार, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1000 आबादी पर कम से कम 5 बेड होने चाहिए। तो ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे नीति आयोग की। तो नीति आयोग जो टॉपिक है ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं, तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो नीति आयोग में सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये आप यहाँ से याद रखिए। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। अब यहाँ पे योजना आयोग की बात आई है तो आपको ध्यान रखना कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है, यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। और अभी जो वर्तमान में इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं ये नीति आयोग के, ये है अमिताभ कांत। अभी मैंने आपको बताया इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन है ये नरेंद्र मोदी। आपको ध्यान रखना कि जिस प्रकार से योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे मुख्य प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर नीति आयोग में भी इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तो तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखिए।
अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य में अब कुख्यात अपराधियों की जानकारी को एकत्र रखने या फिर करने के लिए डेटाबेस तैयार करवाई जा रही है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार में ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि बिहार में अब किसी भी थाना पुलिस को कुख्यात अपराधियों की जानकारी के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक क्लिक में उनका पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। और इसके लिए भी यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ अब सभी जिला के साथ समन्वय बना करके अपराधियों का डेटाबेस तैयार करवा रही है, जिसमें कि अपराधियों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। यानी कि जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ये वेबसाइट पर अपलोड होगा, जहाँ पर जितने भी मतलब कर सकते हैं अपराधी हैं सारे के सारे डिटेल उनका वहाँ पर अपलोड होगा। और कहीं भी किसी भी पुलिस थाना में ये एक क्लिक करके उस मतलब अपराधी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे उसी चीज को मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि वेबसाइट पर डाले जाने के बाद अपराधियों की पूरी पृष्ठभूमि और उसकी जानकारी सार्वजनिक हो जाएगी, जिसे कि कोई भी थाना पुलिस के आला अधिकारी या फिर एसटीएफ के अधिकारी भी तुरंत देख सकेंगे। तो कार्रवाई जो होगी एकदम से तुरंत होगी और संपूर्ण जानकारी यहाँ पर तुरंत उपलब्ध हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसका फायदा ये होगा कि अपराधियों को मतलब कि अपराध पर लगाम लगाने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो संगठित गिरोह होते हैं उन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। तो तमाम चीजें यहाँ पर आपको याद रखने का भी हाल ही में एसटीएफ के द्वारा ये मतलब किया जा रहा है बिहार में, और ये डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आप याद रखना आपको। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को पूर्व मध्य रेलवे के किस मंडल ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया है? यह बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दानापुर मंडल के द्वारा भी हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि दानापुर मंडल ने गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि दानापुर मंडल पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और पूर्व मध्य रेलवे भारतीय रेलवे की एक इकाई है और इसे लघु रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ECR भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में स्थित है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला है, ये आपको याद रखना है कि पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 5 मंडल शामिल है और इनमें दानापुर, धनबाद, मुगलसराय, सोनपुर और समस्तीपुर इसमें शामिल है। तो तमाम चीजें यहाँ पर याद रखिए। यहाँ पर एक बार हम पुनः यहाँ पर बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे की। तो इस स्लाइड में मैंने तमाम चीजों को ऐड किया जो कि यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना है। तो पूर्व मध्य रेलवे भारत की 18 रेलवे जोनों में से एक है। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि वर्तमान में भारतीय रेलवे जो मतलब विभाजित है ये 18 जोनों में विभाजित है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय रेलवे को 18 जोनों में विभाजित किया गया। और इसकी जो स्थापना हुई थी, यहाँ पर हम बात करेंगे पूर्व मध्य रेलवे की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 सितंबर 1996 को की गई थी। और इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है जिनमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद शामिल है। और नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि वर्तमान में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेल यानी कि ECR के महाप्रबंधक है। ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिया था जब ये नियुक्त हुए थे महाप्रबंधक के रूप में, तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में चर्चे में रहा लूसी मिशन नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है। ये आपको ध्यान रखना है कि नासा का यह एक अंतरिक्ष मिशन है जो कि बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। और ये आपको ध्यान रखना है, इसे अभी हाल ही में लॉन्च करने की बात कही गई है। लॉन्च भी किया गया नहीं, बल्कि ये 16 अक्टूबर को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फ्लोरिडा जो ये अमेरिकी राज्य है और यहीं के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से 16 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। आप यहाँ पर ये डमी इमेज में इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नासा की। तो नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी जो स्थापना हुई थी यानी कि इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 को किया गया था। लेकिन इस संस्था ने 1 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया था। तो सारी चीजों को यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं इसरो। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और रॉसकॉस्मोस जो कि रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है और साथ ही साथ सुपार्को ये पाकिस्तानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। ये आपको यहाँ पे सारे पॉइंट को याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रॉसकॉस्मोस की। रॉसकॉस्मोस ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि रॉसकॉस्मोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो तमाम चीजों को यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अमीर व्यक्ति है?
तो यहाँ पर आपको बता दूं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुकेश अंबानी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल ये IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट जो जारी किया गया, इसमें लगातार 10वें वर्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपये दर्ज की गई है। आप यहाँ पर कंप्लीट सूची यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मुकेश अंबानी के बारे में लिखा गया और उनके नीचे जो भी है यहाँ पर तमाम चीजें ऐड किया गया है। और उसके बाद अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी दूसरे स्थान पर है तथा शिव नादर और HCL प्रौद्योगिकियों का परिवार तीसरे स्थान पर है। और ये सारी चीज़ें यहाँ से आप याद रखेंगे। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया था हुरुन रिच लिस्ट 2021। ये सारी बातें यहाँ पे कही गई, उस इमेज को यहाँ पे मैंने ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया यहाँ पे मैंने इसे मतलब कि ऐड कर दिया, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है अमेजन इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में अमेजन इंडिया ने भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कंप्यूटर फ्यूचर इंजीनियरिंग को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस प्रोग्राम का जो नाम है ये अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग है और अमेजन फ्यूचर इंजीनियर है और इसको भी हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की गई अमेजन इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करें इस प्रोग्राम को क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अपने लॉन्च के पहले वर्ष में भारत के 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 लाख से अधिक छात्रों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। और इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में ये अमेजन इंडिया के द्वारा ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम जिसका नाम है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर को ये लॉन्च करने की घोषणा किया गया है। तो तमाम चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए। अब चर्चा हो रही है अमेजन की, तो अमेजन से कई बार आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो अमेजन के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो अमेजन वाशिंगटन में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है, यानी कि ये सारी चीजें काम करते हैं, सॉफ्टवेयर निर्माण करती है, साथ ही ई-कॉमर्स बिजनेस भी करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से याद रखना है अमेजन से संबंधित आपको। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये फ्लिपकार्ट जो है भारत में चलता है, लेकिन अमेजन जो है पूरे दुनिया में ये चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है अमेजन। और इसकी जो स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय ये सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय जल जीवन कोष और जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा मिशन के तहत योजनाओं में आधिकारिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल जीवन कोष तथा जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये पारदर्शिता बढ़ाने तथा उत्तरदायित्व कायम करने के उद्देश्य से ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जल जीवन कोष आखिर क्या है। तो राष्ट्रीय जल जीवन कोष में कोई व्यक्ति, संस्था, कंपनी अथवा समाज सेवी चाहे भारत अथवा विदेश में हो, वे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशाला तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में नल जल कलेक्शन प्रदान करने में मदद करने हेतु योगदान कर सकते हैं। यही इसका उद्देश्य है और इसको ध्यान देते हुए भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे ऐसा ही मिलता जुलता एक प्रश्न मैंने आपको बताया था वतन प्रेम योजना के बारे में। आई होप कि आपको ये याद होगा। वतन प्रेम योजना को लॉन्च किया था गुजरात सरकार ने, जहां पर मैंने आपको बताया था कि वतन यानी कह सकते हैं राज्य की ओर, मतलब कि राज्य को मतलब कि ध्यान देते हुए राज्य के प्रेम को दर्शाते हुए अगर कोई योगदान करना चाहता है, सरकारी मतलब कि सरकारी जो भी मतलब योजनाएं होती है उसमें कोई मदद करना चाहता है तो वहां पर उस योजना के तहत मदद कर सकता है। ये कंप्लीट जानकारी मैंने वतन प्रेम योजना के बारे में बताया था। गुजरात सरकार द्वारा भी हाल ही में ये लॉन्च किया गया था। लगभग 1000 करोड़ रुपये की योजना थी। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 8वां प्रश्न होगा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से कहाँ लगाया गया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पहली बार होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना, ये भी हाल ही में लेह में लगाया गया है। लद्दाख की राजधानी लेह में अभी हाल ही में इसे लगाया गया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी देता हूँ कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में भी मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो हमारा अगला पॉइंट है कि देश भर में 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी अवसर पर महात्मा गांधी के सम्मान में खादी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा ध्वज है। इसके बारे में यहाँ पे मैंने आगे लिखा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने चर्चा किया कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती मनाई गई। आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी का जो शताब्दी जयंती मनाया गया था, यानी कि 100वां जयंती मनाया गया था, ये 2019 में मनाया गया था। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस खादी राष्ट्रीय ध्वज की, जो कि अभी हाल ही में लद्दाख की राजधानी लेह में मतलब कि लगाया गया है। तो ये खादी राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट और वजन लगभग 1000 किलोग्राम है, तथा इसमें 4500 मीटर खादी के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं खादी का कपड़ा थोड़ा सा वजनदार होता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें 4500 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया गया है और इस राष्ट्रीय तिरंगे को मुंबई की एक प्रिंटिंग कंपनी की मदद से तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि 70 कारीगरों ने 49 दिन में इसे तैयार किया है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ये जो आंकड़े हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना है। आप यहाँ पर इस इमेज को देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये कोई मानव है जो कि यहाँ पर इस तिरंगे के आसपास खड़े हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में हाल ही में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेसबुक के द्वारा भी हाल ही में ये क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, मतलब इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो फेसबुक के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब ये इसका उद्देश्य क्या होगा, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसके तहत बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम नामक कार्यक्रम में ई लर्निंग पाठ्यक्रम शामिल है, जिसका उद्देश्य रचनाकारों को प्रोत्साहित करना, शिक्षित करना और साथ ही साथ सक्षम करना, ये इसका उद्देश्य है। हालांकि मूल रूप से यह प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया था 2019 में से लॉन्च किया गया था और यह प्रोग्राम कंटेंट क्रिएटर्स पर फोकस करता है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य रचनाकारों को प्रोत्साहित करना, शिक्षित करना तथा सक्षम बनाना है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न होगा कि हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 साल तक के बच्चों का। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA ने 16 साल तक के बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने अगले पॉइंट में लिखा है कि आयुष मंत्रालय के अधीन AIIA ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह किट को विकसित किया है। और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगला पॉइंट है, ये AIIA ने इसका नाम जो रखा है ये बाल रक्षा किट रखा है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि बाल रक्षा किट का भी हाल ही में मतलब कि किसके द्वारा ये विकसित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा भी हाल ही में ये बाल रक्षा किट विकसित किया गया है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, AIIA 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर 10,000 मुफ्त किट वितरित करेगी। तो तमाम चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न होगा कि पेरिस की एक अदालत ने 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पेरिस के ये पूर्व राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। हाल ही में पेरिस की एक अदालत ने वर्ष 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के मामले को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 2012 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो चुनाव में जो तय राशि होता है, इसका जो खर्च करने का जो तय राशि होता है, तो इसमें दोगुना राशि खर्च किया गया था। और इसी मामले की सुनवाई अभी हाल ही में, और इस मामले को सुनवाई करते हुए इन्हें 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में री इलेक्शन लड़ने के असफल प्रयास के लिए गैर कानूनी फंडिंग का दोषी पाया गया, जिसके बाद इन्हें अभी हाल ही में 1 वर्ष की कारावास का सजा सुनाया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना, वे साल 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो तमाम चीजें यहाँ से याद रखें। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य कॉफी के उपयोग का जश्न मनाने और बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, कॉफी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि कॉफी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कॉफी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, कॉफी में चाय के मुकाबले में दोगुनी मात्रा में कैफीन पाए जाते हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिए।
अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है, हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 को पटना यूनिवर्सिटी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, इसका आंसर क्या है कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज करें। यहाँ से भी व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे जो प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है बीपीएससी मेकर के नाम से, वहाँ पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहीं से मेंबरशिप ले लीजिए। तो बेहतर यह होगा कि प्ले स्टोर पर जाइए और वहीं से मेंबरशिप ले लीजिए और आप वहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के तहत दिया जाता है वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। तो प्ले स्टोर पर जाकर आप मेंबरशिप ले सकते हैं और ये आपका 1 साल के लिए वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो 1 साल के वहाँ पर तमाम चीज़ों का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।